जय हिंद साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जीएस विद रवि शर्मा में स्वागत है। मध्यकालीन श्रृंखला जो हम लोग आगे कंटिन्यू चल रही थी उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और मध्यकालीन श्रृंखला में अभी तक हमने मुगल वंश में बाबर को पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं को पढ़ा। आज हम लोग हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अकबर का प्रारंभिक जीवन आप जानते हैं, हुमायूं के संघर्ष के कारण बहुत ही अच्छा नहीं रहा। अर्थात अकबर की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो हो ही नहीं पाई। क्योंकि हुमायूं लगातार निरंतर युद्ध में था या निर्वासन में रहा, तो जिसका प्रभाव उसके बेटे पर पड़ा, उसकी संतान पर पड़ा। अकबर का जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजस्थान में एक जगह पड़ती अमरकोट, अमरकोट के राजा बीर साल के दरबार में हुआ था। और हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, उनके गर्भ से, यानी अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ध्यान रखना कि जब ये छोटा था तो उसी दौरान इसका पालन पोषण जीजी अनगा और महाअनगा दो धाय माँ थी। धाय माँ जो पालन पोषण करती है उसे धाय माँ बोलते हैं। तो अकबर का जो पालन पोषण है जीजी अनगा और महाअनगा नामक दो धाय माँ ने किया था। तो प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टमय रहा, शिक्षा दीक्षा हो नहीं पाई प्रॉपर। तो हम लोग चलते हैं अकबर के बारे में आगे। तो अकबर का जो राज्य अभिषेक है वो किन परिस्थितियों में होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि हुमायूं की मृत्यु, जो इबादत खाना था दीन पनाह नगर जो बसाया था, वहां पर जो एक पुस्तकालय था, उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो पीछे आपने पढ़ा था सिकंदर सूर। सिकंदर सूर का सेनापति था हेमू विक्रमादित्य। वो क्या करता है, वो दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हालांकि वह अफगानों के सहयोग से दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। कौन? हेमू विक्रमादित्य। इधर जो हुमायूं की मृत्यु होने के बाद जब हेमू विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो हुमायूं के जो सैनिक होते हैं वह अकबर की सुरक्षा के लिए राजस्थान की ओर भेजा जाता है उनको, और राजस्थान के होते ये पंजाब की ओर बढ़ जाते हैं। हेमू विक्रमादित्य के बारे में ध्यान रखना, ये बिहार से आगे बढ़ता है, आगरा और ये पूरा क्षेत्र जीतता हुआ, बनारस का क्षेत्र जीतता हुआ, जौनपुर वाला, ये दिल्ली पर जाकर बैठ जाता है। हेमू विक्रमादित्य जब दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो जाती है तो वो समझ जाता है कि अब हमारा कोई विरोधी है तो अकबर ही है, क्यों ना हम दिल्ली से और आगे बढ़कर, उसको सूचना मिल जाती है कि पंजाब की ओर गए हुए हैं अकबर और बैरम खां, तो इनको पंजाब में ही वहीं पर मार दिया जाए। तो इधर बैरम खां पहला काम तो ये करता है कि अकबर का राज्य अभिषेक पंजाब में करवा देता है। 14 फरवरी 1556 को वैलेंटाइन डे वाले दिन, ध्यान रखना, कालानौर गुरदासपुर में बैरम खां जो है अकबर का राज्याभिषेक करवाता है और इनका संरक्षक बन जाता है। बहुत कम आयु होती है, अल्प आयु होती है, आप जानते हैं अकबर की। तो अल्प आयु होने के कारण ये अकबर का संरक्षक बन जाता है। बैरम खां को हुमायूं जो था वो खान बाबा के नाम से पुकारता था। अच्छा, अब थोड़ा सा ये समझते हैं अकबर के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के पास क्या क्या चुनौतियां थी। तो जैसा आप देखते हैं कि हुमायूं खुद, ये एक युद्ध आप लोग देखते हैं, सरहिंद का युद्ध 1555 में ही सरहिंद के युद्ध के माध्यम से ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो यानी कि हुमायूं को दिल्ली में आए हुए भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, जिसकी वजह से राजस्व इसको खाली मिला और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो अकबर के सामने ये चुनौती थी कि जो उसका राजस्व जो था वो पूरी तरीके से खाली था, वहां पर कोई धन संपदा नहीं थी, इधर पिताजी भी नहीं रहे, तो एक चुनौती ये थी। एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी होगी आपको, इसी सरहिंद के युद्ध में जो 1555 में हुआ, उसमें हुमायूं का सहयोग किसने किया था? उसके बेटे अकबर ने सहयोग किया था। तो दोनों बाप बेटे एक साथ मिलकर लड़े थे सरहिंद के युद्ध में, और परिणाम था क्या? हुमायूं की जीत हुई। पीछे आपने सरहिंद के युद्ध के बारे में मैंने हुमायूं वाली वीडियो में डिस्कस किया है।
अगर आपने वीडियो वो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अकबर ने हुमायूं का सपोर्ट किया और सरहिंद का युद्ध हुमायूं जीत गया, तो हुमायूं ने अकबर को इस बात का पूरा क्रेडिट दिया कि हमारे बेटे की अकलमंदी से, कूटनीति से, रणनीति से सरहिंद का युद्ध जीतने में हम लोग सफल रहे। हालांकि हुमायूं ज्यादा लंबे समय तक नहीं सरवाइव करता है। 1556 में उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब गिरकर मृत्यु हो जाती है। अब अकबर के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, इन बातों पर जरा ध्यान दें। सबसे पहली चुनौती थी राजनीतिक अस्थिरता। वो आप देख रहे हैं राजनीतिक अस्थिरता कितनी बड़े पैमाने पर थी। हेमू विक्रमादित्य लगातार क्षेत्रों को, जो मुगल अंपायर के क्षेत्र थे, उनको विजित करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और हुमायूं के मरने के बाद जो राजपूत शासक थे वो भी अपना अपना राज्य स्वतंत्र करने के उद्देश्य से आजाद होने लगे थे। सबसे बड़ा चैलेंज था आर्थिक संकट। तो अकबर के सामने पूरा राजकोष खाली मिला। विदेशी शक्तियों की बात करें तो अकबर के समय ही पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और विदेशी या हम कह दें यूरोपियन शक्तियों से निपटना भी अकबर के सामने एक बड़ा चैलेंज था। तो ये सारी चुनौतियों के बावजूद अकबर ने सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्लान किया। तो 15 नवंबर 1556 को, ध्यान रखना, जब हेमू विक्रमादित्य अकबर को मारने के लिए पंजाब की ओर बढ़ने लगा, तो आप जानते हैं रास्ते में दिल्ली के नजदीक एक जगह पड़ती है पानीपत। पानीपत में ही वह था। उधर से पंजाब से बैरम खां अकबर को मनाकर, अकबर को राजी करके पूरी सेना को लेकर उसी हरियाणा में पानीपत के मैदान में आकर खड़ा हो गया। तो एक तरफ हेमू विक्रमादित्य दिल्ली की ओर से गया, उधर पंजाब की ओर से बैरम खां अकबर को लेकर आए और पानीपत के मैदान में एक बार पुनः अफगान और मुगल एक बार फिर आमने सामने हो गए। अब आप बोलोगे यहाँ पर मैं अफगान शब्द का क्यों प्रयोग कर रहा हूं, जबकि हेमू विक्रमादित्य तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक था। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि हेमू विक्रमादित्य अफगानों के सहयोग से ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। क्यों? क्योंकि ये सिकंदर सूर, जो सूरी वंश था, उसका सेनापति था, तो उनके मदद से ही बैठा था। तो पानीपत का युद्ध होता है 15 नवंबर 1556 में। इस युद्ध में बैरम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया और अंततः हेमू जो था वो हार गया। हेमू हार गया, हेमू को हरा दिया गया। तो जब हेमू हार गया तो अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अकबर बैठ गया। अकबर बैठ गया। तो जब इतनी बड़ी सफलता बैरम खान ने दिला दी अकबर को, तो अकबर को भी बैरम खान पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया। इधर बैरम खान पर जब ज्यादा भरोसा हो गया तो बैरम खान ने उस भरोसे का मिसयूज करना शुरू कर दिया। आपको यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि बैरम खान सिया समुदाय से था, जबकि भारत में आप जानते हैं अधिकांश मुस्लिम जो वर्तमान में भी हैं वो सभी सुन्नी समुदाय से बिलोंग करते हैं। आपके आसपास कोई भी मुस्लिम होगा तो वह किस कम्युनिटी से होगा? सुन्नी कम्युनिटी से होगा। इसी क्रम में ध्यान रखना, लेकिन बैरम खान जो था वो सिया कम्युनिटी से था। तो अकबर का ज्यादा भरोसा होने के कारण बैरम खान ने, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो उच्च पदों पर, उसने सिया समुदाय के मुसलमानों को शामिल करना शुरू कर दिया। किसने? बैरम खान ने। तो अब जो राजनीतिक माहौल था, जो दरबार का माहौल था, उसमें गुटबाजी प्रारंभ हो गई। एक गुट जो बैरम खान के सहयोगी थे, एक गुट ऐसा डेवलप हुआ जो बैरम खान के विरोध में था। उसने अकबर के कान भरना शुरू कर दिया कि साहब ये आपके खिलाफ षड्यंत्र है, आज नहीं तो कल आपको ये हटा देंगे। अकबर को भी लगा कि ये बात बिल्कुल सही लग रही है, कहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए अकबर ने क्या किया? बैरम खान को बंदी बनवा लिया, बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उनको दरबार में पेश किया गया। तो दरबार में पेश करने के बाद अकबर ने कहा कि देखो खान बाबा, अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप जालौन के सूबेदार बन जाओ, या फिर आप मक्का मदीना हज करने चले जाओ। तो खान बाबा को लगा कि यार जब सुल्तान को भरोसा ही नहीं है मुझ पर,
तो किसी क्षेत्र का सूबेदार बनने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है। तो इसलिए खान बाबा अर्थात बैरम खान ने हज करना ज्यादा मुनासिब समझा और हज करने ये चले गए। उधर जो अकबर के दरबार में दूसरा गुट था, उसने क्या किया, बैरम खान को गुजरात में, यहाँ पर एक जगह है गुजरात में 1561 में अफगानी एक शासक, अफगानी व्यक्ति है मुबारक खान, इसने बैरम खान की हत्या कर दी। तो ध्यान रखना, बैरम खान की हत्या हज करते समय, हज को जाते समय गुजरात में इनकी हत्या की गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि अकबर ने इनको 2 ऑप्शन दिए थे। अच्छा, जब बैरम खान नहीं रहा तो अब जो है अकबर का जो आगे का जीवन है वो किस में चला गया, वो स्त्रियों के संपर्क में चला गया। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि 1560 से लेकर 64 के मध्य अकबर जो है हरम की स्त्रियों के संपर्क में आ गया। इसी को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। आपसे सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि अकबर के जीवन का पेटीकोट शासन कौन सा है। तो अकबर के जीवन का पेटीकोट शासन ये है, पेटीकोट शासन कहते हैं या पर्दा शासन। अच्छा, एक चीज यहां और समझते चलना, अकबर का जो पालन पोषण है वो जीजी अनगा या महाअनगा, इन दोनों महिलाओं ने किया था। तो बचपन में ही महाअनगा का पुत्र जो था वो आदम खां, इनका जो पुत्र था, ये धायमा थी दोनों, धायमा किसे कहते हैं, जो पालन पोषण करते हैं। तो महाअनगा का जो बेटा था आदम खां, अकबर बचपन में ही आदम खां के साथ पला बड़ा था, दोनों साथ साथ पल बढ़ रहे थे। तो अकबर आदम खां को अपना भाई मानता था। अब इसको अपना भाई मानता था। इधर क्या हुआ कि जीजी अनगा के जो पति थे, जिनका नाम था शमसुद्दीन अकबर, इनको अकबर ने अपने दरबार में प्रधानमंत्री का पद दे दिया। तो जब शमसुद्दीन अकबर को अकबर ने अपने दरबार में प्रधानमंत्री का पद दे दिया, ये बात जो है आदम खां को खराब लगी। आदम खां को जब ये बात खराब लगी कि अकबर ने हमें कुछ नहीं बनाया है और जो दूसरी वाली धाय मां है उनके पति को प्रधानमंत्री बना दिया है, हमको कुछ नहीं बनाया, तो इसलिए आदम खां ने क्या किया, शमसुद्दीन अकबर की हत्या कर दी। कई सारे इतिहासकार इस हत्या का कारण और भी मानते हैं, लेकिन जो भी रहा हो, आप ध्यान रखना, आदम खां ने किसकी हत्या कर दी, शमसुद्दीन अकबर की हत्या कर दी। इस बात से अकबर बड़ा रुष्ट हुआ। अकबर बड़ा रुष्ट हुआ कि तुमने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी और उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने मेरा पालन पोषण किया, उसके पति की हत्या कर दी। इस बात को लेकर अकबर बड़ा गुस्सा हुआ और उसने आदम खां को महल की, कहते हैं कि महल के ऊपर जो दीवारें होती हैं वो महल से नीचे फेंकवा दिया और नीचे गिरकर आदम खां की मृत्यु हो गई। जबकि अकबर अपना इसको भाई जैसा व्यवहार करता था, भाई मानता था बचपन से ही। तो आदम खां और अकबर के बीच का ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखना, शमसुद्दीन और अकबर के बीच का रिलेशन ध्यान रखना। अब अकबर के अन्य जो काम हैं उन पर चर्चा बाद में करेंगे। बहुत सारे काम करवाए अकबर ने, एक वीडियो में अकबर की सारी चर्चा कर पाना असंभव है। तो आज मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अकबर के सारे अभियानों पर बात करने जा रहा हूं। अकबर को जो क्षेत्र मिला था वो बहुत छोटा था, संकीर्ण क्षेत्र था। अकबर ने अपनी बुद्धि, कूटनीति, राजनीति, निडरता, साहस और युद्ध कौशल के दम पर उसने एक विशाल अंपायर, एक विशाल साम्राज्य डेवलप कर दिया। कैसे, हम एक एक करके उसके सैन्य अभियानों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रमुख अभियान अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले दिल्ली से जो सबसे पहला चैलेंज जिसको लगा वो था मालवा क्षेत्र। मालवा में एक बाज बहादुर नाम के एक राजपूत शासक शासन कर रहे थे और उनकी पत्नी रूपमती, ये दोनों लोग संगीत के बड़े प्रेमी थे, संगीत में तल्लीन रहते थे। राजपाट से कोई खास लेना देना था नहीं, तो इसलिए जनता बड़ी रुष्ट थी। अकबर ने इसका फायदा उठाया और बाज बहादुर के ऊपर हमला कर दिया। परिणाम ये हुआ कि बाज बहादुर अपनी जान बचाकर भाग गया और उसकी रानी रूपमती ने अपनी आत्महत्या कर ली और इस तरीके से मालवा जो था वो दिल्ली साम्राज्य में
विलीन हो गया। अब एक सबसे अच्छी बात यह है कि अकबर इस मालवा के क्षेत्र को क्यों जीतना चाहता था। उसकी दो बड़ी वजह थी। पहली बड़ी वजह यह थी कि राजपूतों में अकबर के प्रति एक जो भौकाल, हम अगर आपकी देसी भाषा में कह दें, वो बनाना एक अहम था। दूसरा, अकबर को दक्षिण में जाना था, दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करना था, और दक्षिण भारत जाने के लिए मालवा पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी था। तो पहला अभियान ध्यान रखना, 1561 में इसने मालवा विजय की। उसके बाद चुनार का जो दुर्ग था उस पर 1561 में ही विजय प्राप्त की। और इसी विजय अभियान के दौरान जब अकबर राजस्थान पहुंचा तो राजस्थान पर अभियान जब किया तो यहाँ पर एक कछवा राजपूत थे, आमेर के राजा, ध्यान रखना, राजस्थान अभियान के दौरान कछवा राजपूत आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई से विवाह किया। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको सारे नाम याद रखने हैं। आमेर के शासक थे और राजा भारमल इनकी पुत्री जिनका नाम था हरखाबाई, अकबर इन्हें प्यार से जोधाबाई कहता था, इनसे इसने विवाह कर लिया। यानी कि अकबर ने एक राजपूत कन्या से विवाह किया। इसके बाद इसने मेड़ता विजय 1562 में की। हम चर्चा करेंगे अकबर और जोधाबाई की, जो आगे की कहानी होगी उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभियानों पर चर्चा कर रहे हैं। मेड़ता विजय, रणथंबर विजय 1569, इसके बाद गढ़कटंगा, ये गोंडवाना विजय। रणथंबर का ध्यान रखना, ये राजस्थान में ही पड़ता है, ये 1569 में। उससे पहले गढ़कटंगा विजय, गोंडवाना वाला जो क्षेत्र है, 1564 में जीता इसने। मेवाड़ विजय, अगर हम लोग बात करें, मेवाड़ क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेवाड़ में सिसोदिया वंश के शासक शासन कर रहे थे और यहाँ पर 1568 में इस पर मेवाड़ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, मेवाड़ विजय में सिसोदिया शासक जो थे उनको हराकर सिसोदिया वंश का ही एक शासक आगे आपको मिलेगा जिसको राणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। अगले शासक की बात, अगला क्षेत्र पढ़ें तो हम लोग कलिंजर विजय 1569 में, ठीक है, कलिंजर विजय 1569 में इसने किया। उसके बाद जो पंजाब में, ये जो राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र था, इस पर भी इसने 1570 में विजय प्राप्त की। तो आप देख रहे हैं पूरा एक रीजन, दिल्ली से निकलते हुए इसने पूरा क्षेत्र जो है विजित करता हुआ आगे बढ़ गया अकबर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गुजरात विजय की, तो गुजरात विजय अकबर के जीवन की सबसे बड़ी द्रुतगामी विजय मानी जाती है। अकबर ने इसी युद्ध में सर्वप्रथम पहली बार समुद्र देखा था। ध्यान रखना, सबसे पहली बार इसी अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र देखा था। 1572-73 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। कई किताबों में आपको मिलेगा कि गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात से, इस मत से कतई सहमत नहीं है। उनका मानना यह है कि गुजरात विजय नहीं बल्कि असीरगढ़ की विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब प्रश्न की प्रकृति के ऊपर आपको तय करना है कि इसका उत्तर असीरगढ़ का किला, ये अधिकांश इतिहासकार इसको मानते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि असीरगढ़ ये कहाँ है, मैं अभी बात करूंगा असीरगढ़ कहाँ पड़ता है। तो गुजरात विजय समझ गए। इसके बाद अगर हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में, वही सिसोदिया वंश, वही मेवाड़ क्षेत्र, जो पहली बार में अकबर जो था चित्तौड़ क्षेत्र पर विजित करने में सफल रहा था। तो जब पहली बार अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ जो राजधानी थी उसको तो जीत लिया, लेकिन उसी वंश का एक सूरवीर था राणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे वो जंगलों में, यहां पर ध्यान देना, मेवाड़ विजय 1568 से अब ड्यूरेशन देखना 76, लगभग 8 वर्षों तक महाराणा प्रताप जंगलों में भटकते रहे और अपनी सेना को संगठित करते रहे और पुनः एक बार फिर अकबर जैसे एक विशाल साम्राज्य, एक विशाल अंपायर को, एक विशाल सेना को हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध करने पर ललकार दिया किसने?
महाराणा प्रताप ने। कई सारे इतिहासकार कहते हैं इस युद्ध में अकबर को बहुत बुरी हार देखने को मिली थी, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप के जो भाई थे उनकी गद्दारी से राणा रतन सिंह, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, जो इनके चचेरे भाई माने जाते थे, उन्होंने धोखा कर दिया इनके साथ और उसका परिणाम ये हुआ महाराणा प्रताप की यहाँ पर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और हल्दी घाटी में इतिहासकारों की राय मानो तो पराजित कौन हुआ था? अकबर पराजित हुआ था। ये बात ध्यान रखना। अगले बयान की ओर चले हम। महाराणा प्रताप का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर महाराणा प्रताप और अकबर के इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हुआ, कैसे ये युद्ध हुआ, क्या परिस्थितियां थी, कैसे महाराणा प्रताप ने अपने सहयोगियों में भील जनजाति के जो लोग थे उनको शामिल किया। उन सब विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग अगले बयान की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार एवं बंगाल की ओर अगर हम लोग बात करें, पूर्व की ओर, दिल्ली से पूर्व की ओर बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र जो था, ये भी अकबर ने 1574 और 76 में विजिट किया। इसके बाद अगर हम लोग अकबर के अन्य अभियानों की बात करें तो 1581 में अकबर काबुल तक पहुंच गया। काबुल विजिट कर लिया। और काबुल के आगे ध्यान रखना, इसने काबुल के बाद कश्मीर जो क्षेत्र था उस पर भी 1585 से 86 में कश्मीर को भी इसने जीतकर भारत में मिला लिया। सिंध विजय जो सिंध क्षेत्र आप पड़ता है पाकिस्तान में वर्तमान में, तो सिंध पर भी इसने 1591 में सिंध को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। कांधार विजय पड़ती है, कांधार क्षेत्र पड़ता है, ये आप जानते हैं कांधार जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उधर अफगानिस्तान में पर्टिकुलर ये जगह पड़ती है। तो अफगानिस्तान में ये 1595 कांधार को भी इसने अंपायर में मिला लिया। और 1595 में उड़ीसा क्षेत्र जो था, उड़ीसा पर भी 1591 में। तो आपको लग रहा है कोई क्षेत्र यहाँ छूट रहा है? अधिकांशतः उसने सभी क्षेत्र जो अभी तक आप देख रहे हैं उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी इलाके में सभी क्षेत्र इसने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं अकबर की दक्षिण की नीतियां क्या थी। दक्षिण की ओर, दक्षिण में जाने के लिए मैंने आपको बताया कि मालवा पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी था। मालवा के बाद एक जगह पड़ती है खानदेश। खानदेश पर जब, खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ध्यान रखना, अगर दक्षिण भारत में प्रवेश करना है तो आपको खानदेश पर जीत प्राप्त करनी पड़ेगी। तो देखना, दक्षिण का इसे प्रवेश द्वार कहा जाता था। और खानदेश का जो शासक था उसने अकबर के डर की वजह से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब खानदेश भी अकबर के साम्राज्य में आ गया, उसके बाद खानदेश के समीप में ही एक दूसरा क्षेत्र है असीरगढ़। असीरगढ़ पर 1601 ईस्वी में इसने हमला कर दिया और असीरगढ़ पर भी विजय प्राप्त कर ली। और असीरगढ़ के विजय के बाद ही ऐसा इतिहासकारों की राय है कि इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो ध्यान रखना, असीरगढ़ के दुर्ग को ही दक्षिण का बादशाह कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ध्यान रखना। असीरगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? दक्षिण का बादशाह कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण किला है खानदेश और असीरगढ़। अकबर के जीवन के ये बड़े प्रमुख अचीवमेंट हैं। कहते हैं कि असीरगढ़ के दुर्ग के बाद जब वापस आया अकबर, तो उसके बाद उसका स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया। लगातार युद्ध करने के कारण उसका जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ गया, बीमार रहने लगा। और इस बीमारी के समय ही जो उसका पुत्र सलीम जो था, जिसे हम लोग जहांगीर के नाम से अगले आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी जो एक्टिविटी थी उनसे भी बड़ा चिंतित रहता था अकबर, जिसके कारण अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार या पेचिश की वजह से अकबर की मृत्यु हो गई। और इसे शाहदरा जगह पड़ती है, एक शाहदरा आगरा के समीप, वहीं पर इसको दफनाया गया। तो अकबर के विषय में ध्यान रखना, अकबर का जन्म अमरकोट के महल में और इसकी मृत्यु शाहदरा के जो आगरा के समीप है उसमें इसका मकबरा है, उसमें इसको दफनाया गया।
तो अकबर के बारे में एक वीडियो में सारी डिटेल बता पाना असंभव था, इसलिए मैंने अकबर के बारे में 2 वीडियो बनाने का प्लान बनाया है। तो अगली वीडियो में हम अकबर के जो भी कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं, उसने कौन कौन से दीन इलाही धर्म कैसे बनाया, दास प्रथा कैसे रोकी, अन्य जो कार्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको उसने किन किन क्षेत्रों को, एक छोटे से दिल्ली से निकलकर उसने काबुल, कंधार, मालवा, मेवाड़, है ना, और बिहार, बंगाल होते हुए, खानदेश होते हुए, गुजरात होते हुए, कैसे असीरगढ़ तक उसने विजय प्राप्त की। एक कम आयु का बालक जिसने अपनी कुशलता और कूटनीति के दम पर, अपने युद्ध कौशल के दम पर इतने क्षेत्रों पर विजय जो प्राप्त की, इसके बारे में चर्चा की। तो बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, अपनी तैयारी दुरुस्त रखिए और चैनल को शेयर जरूर किया करें, वीडियो को जरूर शेयर किया करें। जब तक कोई भी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। लगातार अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।